वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली कौन से, लॉन्ग आंसर टाइप स्टाइल, मतलब जो 3 मार्क्स में आते हैं, सेक्शन बी में आते हैं, वो सारा डिस्कशन होने वाला है चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो क्या करना है, बने रहना है इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है आपको कंटेंट फ्री, मतलब फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। अब ये चैप्टर की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, और अगर बात करो 12th बोर्ड के लिए तो ये भी चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब कुल मिला के ये चैप्टर तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो याद रखना है हम सब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, पर कभी भी सब्जेक्टिव को कन्वर्ट किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। बस क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना, पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो जब भी क्वेश्चन देखो क्या करोगे, कीवर्ड को करोगे अंडरलाइन। तो देखो जरा, गिव 6 पॉइंट्स, ठीक है भैया 6 पॉइंट्स देने हैं किस चीज के, ऑफ डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA इन देयर स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड फंक्शन। तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ाई करते समय भी एक बड़ा सा टेबल पढ़ा था DNA और RNA के स्ट्रक्चर के बीच में। चलो कुछ कुछ जो ऐसे ही फटाफट यूं ही बिना सोचे समझे बता सकते हो, जल्दी जल्दी बता दो। देखो पहला डिफरेंस उसके नाम में ही है, DNA। तो D क्या स्टैंड करता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और वही RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी मतलब क्या कि DNA में जो सेकेंड पोजीशन है, वापस ये वाली जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है राइबोज शुगर में। DNA में सिंस उसका नाम है डीऑक्सी, मतलब ये ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। इसी वजह से पॉइंट नंबर 2 डिफरेंस बनेगा। DNA क्या है, स्टेबल है, वहीं RNA क्या हो गया, अनस्टेबल। क्यों स्टेबल और अनस्टेबल हुआ है, क्योंकि सिंस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब रिएक्टिव नेचर। तो थर्ड डिफरेंस तुम ये भी बोल सकते हो कि RNA क्या है, रिएक्टिव है, इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल। वहीं DNA में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, लेस रिएक्टिव और बन गया स्टेबल। अच्छा अब आ जाओ चौथे डिफरेंस पे। अब सोचो बोलते बोलते हमने 3 डिफरेंस निकाल दिए, बताओ चौथा डिफरेंस क्या है। चौथा डिफरेंस ये हुआ, DNA में होता है थायमीन, वहीं यूरासिल होता है RNA में। ये हो गया चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस बताओ जल्दी क्या है। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल, भले RNA इवॉल्व हुआ था, पर आज की डेट में सिंस DNA क्या था, अनस्टेबल था, इसलिए RNA क्या था, अनस्टेबल था, इसलिए DNA बन गया जेनेटिक मटेरियल। और बाकी जितने भी प्रोसेस है, जैसे कैटलिस्ट की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस होती है RNA के पास। लो यहीं के 5 डिफरेंस आ गए। तो चलो देखते हैं आंसर। तो क्या करोगे, कीवर्ड को करोगे अंडरलाइन, और जैसे ही वर्ड्स बोलोगे वहीं से आधी चीजें तो खुद आंसर चीख चीख के बताता रहता है कि भैया मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, यही मेरा पहला डिफरेंस हो गया। ठीक, तो बायोलॉजी में ये बहुत बड़ा फायदा होता है। तो चलो देख लेते हैं इसका डिफरेंस, DNA एंड RNA। तो DNA डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, अब भले ये बोल सकते हैं हम डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, पर वापस इन जनरल तुम बोल सकते हो, पर ज्यादा मैं प्रेफर करूंगी कि इस वाले डिफरेंस को यूज मत करो, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में आ जाता है। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव जब पेपर होता है 12 बोर्ड का, जैसे टर्म 1 था, तो वहां भी आ गया था। कुछ एक्सेप्शंस DNA में भी थे, कुछ एक्सेप्शंस RNA में थे। मतलब तुम ये मत मानो कि RNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा, DNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। अब बोलोगे मैम फिर यहां डिफरेंस क्यों दिया है, ये डिफरेंस इसलिए दिया है कि सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे 6 डिफरेंस मांग लिए, तो ये वाला डिफरेंस सबसे आखिरी में लिखना, सबसे पहले मत लिखना। ठीक, मतलब डिफरेंस हम बोल सकते हैं, पर इतना सॉलिड डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी होता है। बट इन जनरल DNA जनरली हमें डबल स्ट्रैंडेड मिलता है, और इन जनरल RNA हमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता है। तो इसको डिफरेंस रखो, पर सबसे आखिरी वाला डिफरेंस रखो, मतलब सबसे नीचे रखो। ठीक, उसके बाद देखो थायमीन एज पायरिमिडिन बेस, वही T की जगह पे यहाँ पे कौन है, यूरासिल है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूरासिल एज पायरिमिडिन बेस। अच्छा पायरिमिडिन से याद आया, पायरिमिडिन किस टाइप का कंपाउंड है, तो याद रखना है प्यूरिन जो नाम है छोटा, वो है डबल रिंग कार्बन स्ट्रक्चर, वहीं पायरिमिडिन सिंगल कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, चलो अगला डिफरेंस देखो, जो मेन था, जहां से मैंने शुरू किया था, पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोस, बट ऑब्वियस सेकेंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, यही सेकेंड वाली पोजीशन पे ऑक्सीजन है, या शुगर कैसी है, राइबोस शुगर है, और ये कैसी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। अब अगर ध्यान से देखोगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक ही, बस उसको एक्सप्लेन कर दिया कि डीऑक्सी तो कैसे और राइबोस तो कैसे। देखो क्वाइट स्टेबल एंड नॉट वेरी रिएक्टिव, बस
से, वही जो मैंने बोला था कि पहले ही पॉइंट से दूसरा पॉइंट तुम बता सकते हो। सिंस ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं तो रिएक्टिव नेचर नहीं, रिएक्टिव नेचर नहीं तो स्टेबल भी है। तो वही लिखा है कि क्या है, स्टेबल है और रिएक्टिव नहीं है। वहीं सेकेंड पोजिशन पे OH होने की वजह से, जो बेसिकली एक राइबोज शुगर है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो हर जगह घुसेगा, बोलेगा मैं रिएक्ट करके दिखाता हूं, मैं रिएक्ट करके दिखाता हूं, तो बन जाएगा अनस्टेबल। फिर जो हमने पांचवा डिफरेंस डिस्कस किया था, क्या है ये, डिक्टेट द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मतलब क्या करे, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं परफॉर्म देयर फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब बोल सकते हो ये रेप्लिकेशन, अगर वन वर्ड में इसको बोलना है तो रेप्लिकेशन, और ये क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आई बात समझ में। आखिरी देखो, फाउंड इन न्यूक्लियस, ये दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म। ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, डीएनए कभी भी तुम्हें न्यूक्लियस के बाहर नहीं मिलेगा। हाँ, अब ये बोलोगे मैम एक्सेप्शन भी तो है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी तो खुद का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का भी खुद का डीएनए है, मना नहीं कर रही हूं, पर जो जीनोमिक डीएनए जिससे सारी फंक्शंस होते हैं वो कहां मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। वहीं आरएनए तुमको ट्रैवल करते हुए दिखेगा, साइटोप्लाज्म में भी घूमते हुए रहेगा। याद आया? तो ये हुआ क्या तुम्हारा डिफरेंस। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक, तो चलो मूव करते हैं। अच्छा, अब यहां पे तुम बोलोगे मैम हम डायग्राम भी तो बना सकते हैं, जो आपने बताया था, बिल्कुल बना सकते हो, पर याद रखो डायग्राम में प्रॉपर लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। वापस, बायोलॉजी का मतलब ड्राइंग करना नहीं इज इक्वल टू ड्राइंग क्लास नहीं होती। तुम जो भी डायग्राम बनाओ लेबलिंग प्रॉपर करके आओ। मतलब अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा ये वाला पॉइंट लिखने का कि पेंटो शुगर इज डीऑक्सी राइबोज और शुगर इज राइबोज, तो तुम राइबोज शुगर का डायग्राम बनाओ, डीऑक्सी का बनाओ, पर वहां पे मेंशन करोगे कि सेकेंड वाली कार्बन पे एक में ऑक्सीजन है, एक में नहीं है, डीऑक्सी के केस में नहीं है, और ऑक्सी मतलब राइबोज के केस में है। आई बात समझ में? चाहो तो डायग्राम में ही जो नाइट्रोजनस बेस है वहां टी और यू भी जोड़ सकते हो, गलत नहीं है, पर वहां मेंशन करो कि टी क्या है, तुम्हारा एक पायरिमिडिन बेस है। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ डज द एचएनआरएनए बिकम mRNA। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में इसी को कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत इजीली। इसी क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स कम मार्क्स का भी किया जा सकता है और यहीं से ज्यादा मार्क का भी किया जा सकता है, अगर इसमें एक हाथ दो और क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाए। सीधा सा बोल दे, उन्होंने लिखा एक्सप्लेन हाउ डज एचएनआरएनए बिकम mRNA, वो बोल दे फ्रॉम स्क्रैच इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। मतलब सीधा सीधा लॉजिक है, पूरा ट्रांसक्रिप्शन समझाओ, उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस होते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में वो भी समझाओ। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो वो पूछ रहे बताओ कैसे एचएनआरएनए, अब अगर याद होगा तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए बनता है वो एकदम मैच्योर्ड आरएनए नहीं होता या प्रोसेस्ड आरएनए नहीं होता, मतलब उसमें कुछ चीजें और बाकी होती हैं, इसलिए एकदम तुरंत ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होता। ये एक रीजन हुआ। दूसरा, हमारे यहाँ मतलब यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में, वहीं पे जो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन हुआ भी नहीं है कंप्लीट और साइड में फोल्डिंग स्टार्ट हो गई। क्यों? कंपार्टमेंट ही नहीं है अलग अलग, भैया प्रिमिटिव सेल है, न्यूक्लियस नहीं है, इतनी सारी चीजें गायब है, तो वो तो जहां मिल रहा है बनते जा रहा है, वहीं वहीं ट्रांसक्राइब हो गया। उसके बाद एक और डिफरेंस है, मतलब सोचो, ये तो सिर्फ वो पूछ रहे हैं कि एचएनआरएनए को एमआरएनए कैसे बनाओगे, और मैं जो पॉइंट्स तुमसे डिस्कस कर रही हूं वो ये बोल रही हूं कि बताओ कि यूकैरियोटिक का जो आरएनए बनता है वो पहले एचएनआरएनए क्यों बनता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। क्योंकि बताया सबसे पहले यूकैरियोट्स में क्या रहते हैं, कुछ कुछ बकवास पोर्शन भी रहते हैं जिनको इंट्रॉन्स बोलते हैं, वहीं प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, जो बनता है पूरा काम का बनता है। वहीं यूकैरियोटिक में काम का बकवास, काम का बकवास, तो काम के वाले को क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। बकवास वाला रीजन जो बीच बीच में करता है, इंट्रूड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स। तो ये पहला डिफरेंस हुआ कि क्यों। देखो क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है, सुन लो, मैं कुछ और अलग पॉइंट्स बोल रही ना, तो बोलोगे मैम इसी के पॉइंट्स है, नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ एचएनआरएनए को एमआरएनए कैसे बनाओगे, वो तो 3 स्टेप है ही। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रीजन में, और रीजन का ही क्वेश्चन असर्शन रीजन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं ये बोल रही हूं कि बताओ यूकैरियोटिक का जो आरएनए बनता है वो एचएनआरएनए क्यों बनता है, वहीं प्रोकैरियोटिक में वो नहीं बनता। तो पहला पॉइंट कि यूकैरियोटिक
आरएनए में, मतलब जो प्रोसेस नहीं, जो एमआरएनए बनता है, जो बेसिकली इसको जो हम एचएनआरएनए बोलते हैं, उसमें काम की चीजें एक्सॉन्स, बकवास चीजें इंट्रॉन्स। दूसरा, पूरा का पूरा जो प्रोकैरियोटिक का आरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, वहीं यूकैरियोटिक का कैसे रहता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। तीसरा, जो प्रोकैरियोट का बनता है वो पूरा का पूरा काम का होता है, तो एकदम फुल एंड फाइनल बनता है, और साथ में ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। वहीं यूकैरियोटिक में नहीं, उसको एक्स्ट्रा प्रोसेसेस करवानी पड़ती है, जैसे कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। हुआ क्लियर? तो ये भले ये क्वेश्चन है, पर इससे ही एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, मैं वो समझा रही हूं। चलो मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। वो पूछ रहे कि बताओ एचएनआरएनए को एमआरएनए कैसे बनाया जा सकता है। यही अभी जो इसी पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, वापस कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, तभी वो क्या बन जाएगा, प्रोसेस्ड आरएनए या मैच्योर आरएनए या एमआरएनए। तो तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, एचएनआरएनए। हुआ क्लियर? चलो इसी को पूछने का दूसरा तरीका देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस। अब वो डायरेक्ट ही पूछ रहे, पर इतना भी कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इतना डायरेक्ट तुम कुछ 10th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हो, 12th में आ गए हो, तो ये उम्मीद रखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। अब देख लो, फिर भी डायरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग व्हिच ऑकर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सीधा सीधा अगर इन्होंने पूछा ये कैसे करोगे, तो ये 3 स्टेप लगा के करोगे, और ये 3 ही स्टेप इन डिटेल पूछ रहे हैं। तो जल्दी बताओ, स्प्लाइसिंग मतलब क्या, वही इंट्रॉन्स को हटाना और एक्सॉन्स को जोड़ना। कौन करता है, वहां एक एंजाइम का नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कैपिंग, कैपिंग मतलब क्या, कुछ जोड़ना। क्या जोड़ना, गुआनोसाइन, मिथाइलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जोड़ना 5' एंड की तरफ, ठीक। उसके बाद टेलिंग मतलब क्या, पॉली ए टेल को जोड़ना, तब उसको टेलिंग बोलेंगे। चलो देख लेते हैं आंसर। HNRNA is precursor of mRNA. It undergoes splicing, intron are removed and exons are joined together, capping an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate. It is added to the 5' end of hRNA and adenylate. देखो 5' end ही बोला था, है ना, क्योंकि सबसे पहले 5' end ही बनती है। अगर याद करो, अब तुम चाहो, वापस तुम चाहो तो ये डायग्राम को क्या कर सकते हो, सॉरी इस क्वेश्चन को डायग्राम बेस्ड भी बना सकते हो, कोई गलती नहीं, पर वापस एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम बना के आना। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ऐसा इस टाइप का कुछ डायग्राम दिया है, वहां पे 5' end लिखा है और उन्होंने लिखा है ऐसा G मतलब गुआनोसाइन, यहाँ पे लिखा है मिथाइलेटेड और नीचे 3 PPP बना है और फिर उसके सामने लिखा है कैपिंग। तो अगर इस टाइप का करोगे तो फिर सही है, पर वही लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ भी डायग्राम बना के आओगे, सोचोगे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, स्प्लाइसिंग किया है। अगर याद हो, यहीं पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स है जिसको उन्होंने इंट्रॉन्स मेंशन किया है, इंट्रॉन्स बनाया है ना, और अगले इसमें अगले पिक्चर में एरो बनाया, वापस यही उन्होंने कंटिन्यू रखा और यहाँ ऐसे गोल 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 सर्कल किया हुआ है, और वो है क्या, इंट्रॉन्स। तो वापस ये कौन सी स्टेप हुई, स्प्लाइसिंग। और आखिरी वाले में क्या किया उन्होंने, इस तरफ 3' एंड की तरफ क्या ऐड किया है, 200 to 300 बेस पेयर के कौन से रेसिड्यू ऐड किए, एडेनाइलेट रेसिड्यू। इसी को पॉली ए टेल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एडेनाइलेट रेसिड्यू बोलो या पॉली ए टेल बोलो, दोनों एक ही चीज है। हुआ क्लियर, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये 3 स्टेप्स है। वापस कौन कौन सी, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, ठीक। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, वापस इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। केस स्टडी में भी उसको उठा के दे देंगे, केस अपना अलग बकवास करता रहेगा। पता है ना कि केस स्टडी बेस्ड अनसीन पैसेज नहीं है, वो केस जरूर देंगे पर पूछेंगे वही जो उनको पूछना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है केस स्टडी बेस्ड का, ठीक है। या फिर यही ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कैसे, मैच द फॉलोइंग में दे दिया उन्होंने, एक जगह स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग और एक और कोई ऑप्शन दे दिया, और साथ में ये सारे ऑप्शन दे दिए, दूसरे में कॉम्बिनेशंस दे दिए और मैच करके दिखाओ, ठीक। खैर इतना सिंपल नहीं देंगे, इसी चैप्टर के ये स्प्लाइसिंग और कैपिंग में से कुछ एक ले लेंगे और फिर कुछ और इंफॉर्मेशन लेके एक ही चैप्टर का एक क्वेश्चन मर्ज करके बनाएंगे, ठीक। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, 3 टाइप के आरएनए बताने हैं। भैया आरएनए हम तो पता ही है, कौन कौन सा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट होता है। यूकैरियोट में उसी को प्रोसेस किया जाता है, अभी पढ़ा, 3 स्टेप्स लगाते हैं, कौन कौन सी, तुम्हारी कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, ठीक। उसके बाद तुम्हारा आता है दूसरा टीआरएनए, जिसको एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं, क्योंकि वो एडाप्टर की तरह काम करता है। एक तरफ होता है एंटीकोडॉन, दूसरे की तरफ होता है अमीनो एसिड साइड, वो अटैच होता है, देखता है एकदम सही मैच हुआ है कि नहीं, मैच हुआ है तो फिर बोलता है चलो अब पेप्टाइड बॉन्ड बनवाते हैं, वहां दूसरा एंजाइम आता है। अच्छा, तीसरा आरएनए कौन
कौन सा होता है? RRNA, जिसको राइबोसोमल RRNA भी बोलते हैं। वापस किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में, 2 सब यूनिट्स में रहता है। वहीं प्रोकैरियोट में वो तुम्हें किस में मिलेगा? 70S। यूकैरियोट्स में कहां मिलेगा? 80S। 70S वापस डिवाइड हो जाएगा कितने टुकड़ों में? 40S 30S, और वही 50S और 30S, और वहीं तुम्हारे 80S डिवाइड कितने में होगा? 60S 40S। ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो 11th में। ठीक, अब वापस तो वो पूछ रहे बताओ आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए इनएक्टिव फॉर्म में 2 सब यूनिट में, छोटा सब यूनिट पहले आता है, एमआरएन में अटैच होता है, फिर बड़ा सब यूनिट आता है जिसमें कौन से पोर्शन होते हैं? सबसे पहले ए रीजन, पी रीजन, ई रीजन। कुछ याद आया? फिर जब ये सारा सेट हो जाता है तब आता है टी, ट्रैवल करके अपना अमीनो एसिड लेके। ठीक है, चलो तो वो पूछ रहे कि बताओ तीनों टाइप के आरएनए कौन से है, स्पेसिफाइंग द फंक्शन ऑफ ईच इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो इतना जो सब कुछ बोल लिया, अब हम क्या देखेंगे? कीवर्ड्स को देखेंगे कि कौन सा वर्ड कौन से आरएनए के लिए यूज करना है जब मार्क्स मिलेंगे। तो चलो आंसर देखते हैं। mRNA मैसेंजर आरएनए, डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर किसी ने पूछा कि विच आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो कौन भैया कौन है? mRNA। क्योंकि अगर याद होगा जब मैंने पढ़ाया था कि सपोज मैंने तुमको बोला चलो दम बिरयानी बनाओ, बोलोगे मैम हमको तो नहीं आता, तो क्या करोगे? गूगल करोगे। तो अपने सेल में गूगल कौन हुआ? डीएनए हुआ। डीएनए से तुमने क्या लिया? मतलब डीएनए मतलब एक्चुअल में तुमने गूगल में टाइप किया दम बिरयानी, फिर क्या किया? स्क्रीनशॉट लिया या कॉपी में उतार लिया। अब सेम चीज हमारे सेल में हो रही है। कैसे हो रही है? डीएनए के पास जाके इंफॉर्मेशन देखी, अब वहां स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते पर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे किस फॉर्म में? एमआरएनए के फॉर्म में। अब ये एमआरएनए, अब तुम आए स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, लिखा हुई थी रेसिपी, बस अब क्या कर रहे हो? उसमें पढ़ रहे हो कि पहले ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, और एक्चुअल में डालते जा रहे हो। तो ये क्या हुआ? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। सिर्फ एमआरएनए में जो लिखा था वो देखा और उस सीक्वेंस में ऐड करते गए। तो सेल में भी ऐसे ही हो रहा है कि एमआरएनए में देखा कि क्या क्या लिखा है, उसी सीक्वेंस में अमाइनो एसिड ऐड करते गए, बन गया प्रोटीन। हुआ क्लियर? तो वापस सारा इंफॉर्मेशन कौन से सीक्वेंस में कौन सा अमाइनो एसिड ऐड करना है कहां लिखा होता है? एमआरएनए में, जिसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए में, जिसमें क्या होता है? अब ये मत बोलना कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलना डीएनए के लिए। एमआरएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि कौन से सीक्वेंस में अमाइनो एसिड जुड़ेगा, या फिर इसी को बोलने का दूसरा तरीका, कोडॉन्स कैरी कर रहा है। वो कोडॉन्स अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर बताएंगे कि भैया इस अमाइनो एसिड के बाद ये वाला अमाइनो एसिड लगा। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं दूसरे आरएनए पे, जिसका नाम है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बोला कि एडाप्टर की तरह काम कर रहा है। तो चलो देखो, रिकॉग्नाइज द कोडॉन एंड एमआरएनए। कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है? याद करो, इसको भी मैंने सिंपल तरीके से बताया था। मोबाइल चार्ज करते हो तो चार्ज सॉकेट में क्या लगाते हो? एडाप्टर लगाते हो, जो एक तरफ से क्या ले रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो कॉर्ड जा रही है और तुम्हारा मोबाइल है जिसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा है। करेक्ट? अब मोबाइल के अंदर जाके वो केमिकल में कन्वर्ट हो रही है। तो सिमिलरली टीआरएनए क्या कर रहा है? एक एडाप्टर की तरह काम कर रहा है। एक जगह वो जुड़ रहा है, कहां पे? एंटी कोडॉन वाली जगह पे, जहां पे वो देख रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि क्या कोड लिखा हुआ है एमआरएनए पे। कोड को पहचानने वाली जगह को क्या बोलते हैं? एंटी कोडॉन। अब तुम चाहो तो यहां पे डायग्राम जरूर बना सकते हो अपने आंसर के लिए। याद रखना है, बायोलॉजी में डायग्राम्स पूछे ना पूछे, अगर टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम तुम्हारी बुक में बने हुए हैं, चुपचाप बना के आ जाना। सिमिलरली एग्जाम्पल्स पूछे हो क्वेश्चन में या ना पूछे हो, तुम बना के आओगे, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग चेकिंग करने जाते हैं ना, ऐसा होता है वहां मार्किंग स्कीम में लिखा रहता है गिव हाफ मार्क फॉर द एग्जाम्पल गिवन। अब सोचो क्वेश्चन में एग्जाम्पल मेंशन ही नहीं किया है, पर मार्किंग स्कीम में लिखा रहता है कि आधा मार्क तब देना चेक करते समय जब एग्जाम्पल लिखा हो। इसीलिए याद रखो, गार्ड बांध लो कि बायोलॉजी में डायग्राम के बारे में वो क्वेश्चन में मेंशन करे ना करे, हम डायग्राम बना के आएंगे अगर उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है तो। सिमिलरली दूसरा पॉइंट, हम एग्जाम्पल भी लिख के आएंगे भले पूछा हो या ना पूछा है तो। अब ये मत करना अपने मन से कुछ नया नया एग्जाम्पल बना के आना, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल लिखा है वही लिख के आना।
ठीक है। और एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम 12th में पढ़ रहे हो, तुम सीयूईटी एग्जाम दोगे, नीट दोगे, तो यकीन मानो एज इट इज एग्जाम्पल एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं। मतलब 2 क्वेश्चन तो पहले से आउट है, नीट हो या सीयूईटी हो, कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में डायग्राम कहां से आएंगे, एनसीईआरटी। एग्जाम्पल्स वो कौन से पूछेंगे, एनसीईआरटी, उसके बाहर एक डायग्राम नहीं पूछते। थ्योरी वो जरूर यहां वहां की पूछ लेंगे, रेफ्रेशर्स बुक से पूछ लेंगे, पर डायग्राम और एग्जाम्पल तो भैया उनको अलग प्यार है। किनको, तुम्हारे 12th बोर्ड हो या नीट जो कंडक्ट करा रहा है, या एनटीए जो सीयूटी कंडक्ट करा रहा है, या कोई भी तुम्हारा एग्रीकल्चर के एग्जाम हो, फिर उसके बाद कोई फार्मा वाली एग्जाम दे रहे हो उसके लिए, या कोई साइंटिस्ट वाली एग्जाम दे रहे हो, सबसे सब तीनों से उन सारे एग्जाम्स जो कंडक्ट करा रही है एजेंसी, उनको अलग प्यार है किससे, एनसीईआरटी पुस्तक से। तो उसके डायग्राम घोल के पी लो मतलब समझ जाओ, एक बार समझ लोगे तो बहुत इजी रहेगा। और एग्जांपल्स, ठीक, चलो वापस आते हैं। तो टीआरएनए को जल्दी बताओ, 2 डायमेंशन में कैसे स्ट्रक्चर दिखता है, क्लोवर लीव शेप स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशन में इन्वर्टेड एल। अब ये मत बोलना मैम इन्वर्टेड एल कैसे दिख रहा है, मेरे को भी नहीं पता, मतलब मेरे को पता है, मतलब मेरे को दिख नहीं रहा अभी, पर जब क्रिस्टलोग्राफिक उस टाइम भी बताया था कि जब इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में निकाला था तो उनको लगा कि हाँ उल्टा एल लगा हुआ है, तो उन्होंने इन्वर्टेड एल लिख दिया। ठीक, तो चलो देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाली जगह पे एंटी कोडॉन वाली साइट होती है। तो ये क्या करती है कि एमआरएनए पे जो कोडॉन लिखे हुए हैं उसको पढ़ने का काम करती है। सिमिलरली टीआरएनए की दूसरी वाली साइट पे क्या होता है, अमीनो एसिड वाली साइट होती है, जहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड यहां अटैच होता है। जैसे अगर यहां एंटी कोडॉन पे लिखा है AUG, याद रखो क्या बोल रही हूं, कोडॉन पे नहीं बोल रही हूं, एंटी कोडॉन पे लिखा है AUG, तो यहां कौन सा तुम्हारा अमीनो एसिड जुड़ेगा, मीथियोनिन। ठीक, सिमिलरली अगर यहाँ एंटी कोडॉन पे लिखा है GAG, तो कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा, ग्लूटामिक एसिड। अब बोलोगे मैम सारे याद करने क्या, नहीं, मैंने उस दिन भी बताया था कि स्पेसिफिकली स्टार्ट कोडॉन याद कर लेना, स्टॉप कोडॉन याद कर लेना, 3। अब स्टॉप कोडॉन में कोई अमीनो एसिड होता ही नहीं है, तो ये जगह खाली जाएगी, तो प्रोसेस रुक जाएगी। उसके बाद जो बीमारी से रिलेटेड, अगर जैसे उन्होंने बुक में पॉइंट म्यूटेशन के बारे में दिया है कि ग्लूटामिक एसिड, वैलिन, इनके कोडॉन्स दिए हुए हैं, उनको याद कर लेना। फिर 2 बेसिक अमाइनो एसिड, 2 एसिडिक अमाइनो एसिड, 2 न्यूट्रल और 2 एरोमेटिक अमाइनो एसिड के कोड्स याद कर लेना। इतना मिनिमम याद करके चलना काफी है। ठीक, चलो देख लेते वापस। तो अगर AUG लिखा होगा एंटी कोडॉन में तो ऊपर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, मीथियोनिन। JAG लिखा होगा तो ऊपर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, ग्लूटामिक एसिड। जल्दी बताओ, GUG आएगा तो कौन आएगा, वैलिन। याद करो कहां पढ़ा था, पॉइंट म्यूटेशन में। चलो वापस आ जाते हैं। तो टीआरएनए में 2 साइट होती है, कौन कौन सी, एक होती है एंटी कोडॉन जो पता करेगी भैया क्या कोड में लिखा हुआ है एमआरएनए में, और दूसरी साइट कौन सी रहती है, जहां पे अमीनो एसिड क्या होगा, जुड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट द अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हुआ क्लियर, क्योंकि अगर याद करो यही पहली स्टेप होती है जिसको हम बोलते हैं अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो होता यह है कि जब चार्ज टीआरएनए बड़े वाले सब यूनिट ऑफ आरआरएनए के अंदर एंटर करता है, कौन से वाले साइड से, इस वाले जगह से आता है, ए साइड से आके अटैच होता है। पहले से कोई टीआरएनए बैठा हुआ है तो होगा ये कि दोनों सही एंटी कोडॉन पढ़ लिए, ये दोनों चार्ज हैं, तो जो पुराना वाला टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड की चेन चल थी वो निकलेगी यहां से और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी इस वाले अमीनो एसिड के साथ। ये अलग बात है, वहां भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। फिर ये वाला टीआरएनए खाली हो जाएगा और इस साइड से निकल जाएगा। हुआ क्लियर। चलो तीसरा आरएनए देख लेते हैं, क्या है नाम, आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए। क्या करता है, plays the structural and catalytic role during translation। बताया हमने कि 2 सब यूनिट्स में रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, पहले छोटा वाला सब यूनिट अटैच होता है, फिर बड़ा वाला सब यूनिट अटैच होता है। हुआ क्लियर। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। एनलिस्ट द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स पूछे हैं, तो याद रखना गोल्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और हमने जब 2 मार्कर में पढ़ा था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, तो HGP से तो सिर्फ ये 2 स्टाइल के क्वेश्चन आएंगे, या तो गोल्स पूछ लेंगे, या तो उन्होंने गोल्स करके क्या अचीव किया ये पूछ लेंगे, या फिर क्या क्यों मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं
The Human Genome Project is an international scientific research project with the goal of determining the sequence of chemical base pair which make up human DNA and identifying and mapping all the genes of the human genome from both a physical and functional standpoint. अब ये एकदम सिंपल है, गोल्स वाले पे इतने क्वेश्चंस आने के थोड़े कम चांसेस है। हाँ, मेगा प्रोजेक्ट पे इसलिए पूछा जा सकता है या फिर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन दोनों का मिक्सचर कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद क्या तुमने एनालाइज किया या फिर क्या रिजल्ट आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो ऐसे क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, इतने साल चला, पर उससे क्या एनालाइज किया तुमने या क्या चीज सामने आई, तो क्या बोलेंगे वहां पे कि हमको पता चला कि कितने क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के अंदर कितना जीन है, कौन सा क्रोमोसोम सबसे पहले डिकोड हुआ था, सबसे छोटा क्रोमोसोम जो है वाई क्रोमोसोम, कितने जीन है, 231 जीन है। फिर सबसे बड़ा क्रोमोसोम कौन सा है, 1 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1, सबसे आखिरी में वो डिकोड हुआ था, कितने टोटल जीन है, 30,000 जीन है, उसमें से सिर्फ 15,000 जीन के बारे में हमें पता है, बाकी 15,000 जीन करते क्या है पता ही नहीं है, स्टिल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। उसी के साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड का भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। ठीक, चलो, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ कि गोल क्या था एचजीपी का, पता लगाना, बेसिकली कैरियोटाइपिंग करना। सिर्फ कैरियोटाइपिंग मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, क्रोमोसोम के अंदर, हर क्रोमोसोम के अंदर कितने जीन है, हर जीन क्या कर रहा है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पता लगाना। ठीक, और साथ में से पता नहीं लगाना, उसको स्टोर करना और जब जरूरत पड़े तो रिट्रीव करने वाला भी काम करे। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, A tRNA is charged। लो, अभी हमने बोला चार्ज tRNA या अमीनो असाइल tRNA, वही बोला ना। चलो आगे, अच्छा tRNA is charged with the amino acid methionine। अच्छा जल्दी बताओ, चार्जिंग ऑफ tRNA कैसी प्रोसेस है, एनर्जी बाउंड प्रोसेस है, एनर्जी लगती है उसमें। ठीक ठीक, तो tRNA हो गया है चार्ज अमीनो एसिड मिथियोनिन के साथ। तो मिथियोनिन जल्दी बताओ कहां पड़ा था, डुअल नेचर में, कहां पे कि जो AUG है वो क्या कोड करता है, वो स्टार्ट कोडॉन तो है या इनिशिएशन कोडॉन तो है, पर साथ में कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मिथियोनिन। याद हो गया। चलो, वो उन्होंने बोला कि tRNA के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड लगा हुआ है, मिथियोनिन। मतलब इतना तो क्लियर है कि कौन सा एंटी कोडॉन वाली जगह कौन सा कोड होगा, AUG। तो अगर एंटी कोडॉन पे AUG होगा तो उसका उल्टा कहां होगा, कोडॉन पे। ठीक, हमने ये समझ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ लें। गिव द एंटीकोडॉन ऑफ दिस tRNA, राइट द कोडॉन फॉर मिथियोनिन। अब मिथियोनिन के लिए कोड पूछ रहे हैं। नेम द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टू tRNA। तो चलो देख लेते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले देखो, समझो बात को कि उन्होंने पूछा एंटीकोडॉन पे क्या है। हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया है ना। तो देखो, सबसे पहले ये बात समझो कि यहाँ पे ये जो एंटीकोडॉन है, यहां पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए, AUG। अब इसका उल्टा कोड होगा इस जगह पे और उसके अकॉर्डिंग यहां आएगा क्या, मिथियोनिन। तो AUG हमें पता है मिथियोनिन के लिए कोड कर रहा है, मतलब mRNA पे क्या लिखा होना चाहिए, AUG। और इसका उल्टा मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। उल्टा नहीं बोल सकते, कॉम्प्लीमेंट्री बोलोगे ज्यादा। अब एक ही जगह क्या आना चाहिए, T आना चाहिए, पर ये क्या है, RNA, तो क्या आएगा, U की जगह क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, A आना चाहिए, तो आ गया A। और G की जगह क्या आना चाहिए, C, तो UAC कहां होना चाहिए, एंटी कोडॉन वाली जगह पे। कोडॉन पे क्या होना चाहिए, AUG। फिर उन्होंने पूछ लिया कि मिथियोनिन कोड कैसे होता है, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, AUG। और कौन सा एंजाइम है, इस पे तो अलग से, वापस इस एंजाइम से अलग से प्यार है उन लोगों को, है ना। किनको, बोर्ड वालों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को, कि बताओ कौन सा एंजाइम है जो अमीनो एसिड का ट्रांसफर करने के लिए या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या है नाम, अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। हुआ क्लियर। देखो, उन्होंने वही पूछा कि बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड, इसी को कैसे पूछ सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बोलोगे मैं ये अलग है वो अलग है, दोनों का आंसर सेम है, दैट इज अमीनो असाइल tRNA। तो इससे क्या याद रखोगे कि सबसे पहले एंटी कोडॉन पे, एंटी कोडॉन तो ठीक है, पर अमीनो एसिड किस पे डिसाइड होगा, कि जो mRNA पे जो कोडॉन लिखा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन पे बनेगा। पर अगर यहाँ AUG लगाए तो ऊपर कौन आएगा, जल्दी बताओ, मिथियोनिन। अगर नीचे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं tRNA का डिस्कस कर रही थी, अगर mRNA में कौन लगा हुआ है, GAG लगाए तो ऊपर कौन आएगा, जल्दी बताओ, ग्लूटामिक एसिड। GUG लगाए तो ऊपर कौन आएगा, वैलिन। हुआ क्लियर। चलो इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेट स्कीमेटिकली द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन इन अ बैक्टीरियम। मतलब सीधा सीधा वो ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स या इन बैक्टीरिया। अब ये तुम्हारी बुक में इन डिटेल दिया हुआ है। अब बोलोगे, अब तुम्हारे मन में जेन्युइन डाउट आएगा कि मैम इसमें शुरू कहां से करें, है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। तो क्या करोगे, मार्क्स को देखो। ठीक है, तो मार्क्स को देखोगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी वापस सेफर साइड रहने के लिए सबसे पहले तो भैया एक्सप्लेन कर दो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। ठीक, भले उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि स्कीमेटिकली एक्सप्लेन करो इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को, पर सेफर साइड में रहना है, क्योंकि क्या पता मार्किंग स्कीम में उन्होंने लिखा हो कि 3 में से 1 मार्क मिलेगा तुमको किसमें, जब तुम पूरा इन डिटेल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिस्क्राइब करोगे। ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे तुमको पता डाउट है ना कि इस चीज पे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो क्या करो, डायग्राम है उसका तो फटाफट डायग्राम बना दो। क्या करोगे, सीधा सीधा लाइन खींचोगे। ठीक है, एक को मेंशन करोगे 5-N 3-N, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये है कोडिंग स्ट्रैंड। उसके बाद उसका उल्टा, मतलब 3-N to 5-N कौन हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब इसमें 2-3 जगह है। पहली वाली कौन सी है, जहां पे इनिशिएशन होता है, जहां प्रमोटर जुड़ता है। आखिरी वाला कौन सा है, जहां टर्मिनेशन होता है, जो टर्मिनेटर साइट है। अब अगर याद रखोगे तो बैक्टीरिया में प्रमोटर किससे जुड़ेगा, एक फैक्टर से जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। यहाँ कौन सा है, रो फैक्टर। और बीच वाली जगह कौन सी है, तुम्हारी स्ट्रक्चरल जीन। कितना टाइम लगा बताओ ये डायग्राम बनाने के लिए, तुमने बना दिया। अब मूव करो मेन कंटेंट पे। ये क्यों करवा रही हूं, क्योंकि बहुत बार भले 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये अंदर के अंदर डिवाइड हो जाएगा कि 1 मार्क कहां मिलेगा, पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब तुम डाउटफुल हो तो डायग्राम बना के आ जाओ, पर लेबल सब कुछ प्रॉपरली कर लेना। ठीक, चलो मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। इन बैक्टीरिया द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट। अब देखो ये काम हुआ है, तो तुमने अगर यही चीज डायग्राम में दिखा दिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, तो एमआरएनए क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा टेम्पलेट। टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड एंड आरआरएनए प्ले द स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अब उन्होंने पूछा क्या है, जल्दी बताओ। उन्होंने पूछा है कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इन डिटेल बताओ। तो देखो हमको पता है कि जहां ट्रांसक्रिप्शन होता है वहां पे कौन सा पॉलीमरेज का नाम क्या है, वापस डीएनए को। पर ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आरएनए में। मोर प्रीसाइजली डीएनए को पढ़ रहा है और क्या बना रहा है, एक आरएनए की स्ट्रैंड बना रहा है। तो इस पॉलीमरेज का नाम क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब याद रखना बैक्टीरिया में एक ही पॉलीमरेज होता है, वही यूकैरियोट में 3 पॉलीमरेज होते हैं, पॉलीमरेज 1 2 3, तीनों अलग अलग आरएनए के लिए कोड करते हैं। ये तो एक ही सब कुछ कोड कर देता है। ठीक है, उसके बाद और क्या याद रखोगे, अगर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो पॉलीमरेज, डिफरेंस नहीं सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कोई भी पॉलीमरेज हो, भले रेप्लिकेशन वाला पॉलीमरेज, भले ट्रांसक्रिप्शन वाला पॉलीमरेज, करता तो एक ही डायरेक्शन में, कौन सी, 5 to 3। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने कौन सा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, देखो जो टेम्पलेट है वो कौन सी डैश में बनाया था, 3-N to 5-N, क्योंकि इसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है मतलब एमआरएनए बनाया जाएगा 5-N to 3-N, तो इसका उल्टा पढ़ना पड़ेगा, मतलब 3-N to 5-N। हुआ क्लियर। चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। देयर इज सिंगल, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट मेंशन करना, याद रखो। यहीं से तुम अपनी कहानी स्टार्ट करोगे। अगर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया तो, जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग एक्सप्लेन करो, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट के साथ पूरा कंबाइन करके एक बड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो वहां डिफरेंस में वहां मेंशन करके आओगे कि वहां पे 3 पॉलीमरेज है, यहाँ कितना है, एक ही पॉलीमरेज है। देखो there is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription in all type of RNA in bacteria। याद रखो तीनों के तीनों RNA एक सिंगल पॉलीमरेज डिकोड करता है या बनाता है। वहीं पे यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1 2 and 3 तीनों अलग अलग पॉलीमरेज जो तीनों अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर। अब आई बात समझ में क्यों हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्रॉ करना है, और फिर उसके बाद जो पूरा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी का वो भी ड्रॉ करके आना है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहां जुड़ता है, प्रमोटर वाली जगह पे। अब तुम चाहो तो लिख सकते हो, देखो अगर डायग्राम बना दिया तो तुम्हारा काम बच जाएगा, है ना। तो लिख सकते हो प्रमोटर कहां होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम जगह, अपस्ट्रीम मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के 5-N की तरफ कौन रहता है, प्रमोटर रहता है। और वहीं से क्या होता है, इनिशिएशन होता है। ये बात याद रखना, इनिशिएशन में कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ पॉलीमरेज आके प्रमोटर वाली जगह पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। इनिशिएशन साइट बेसिकली कौन सी साइट है वो बुलाते हैं, वो प्रमोटर भैया
दिया, यहाँ आ जाओ, यहाँ जुड़ो, यहाँ से बाद में जब तुम डिकोड करना स्टार्ट करोगे या इसको पढ़ के mRNA बनाना शुरू करोगे तब तुम्हारी मेन प्रोसेस होगी जिसको इलॉन्गेशन बोलते हैं। ठीक, तो देखो जरा यहाँ पे RNA polymerase bind to promoter and initiate transcription initiation. It is somehow also facilitate opening of the helix and continue elongation. याद रखो ये जो मैंने एरो बनाया ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनने के लिए जो डीएनए कॉइल्ड रहता है, डबल हेलिक्स रहता है, उसको ओपन करने के लिए वहां एक एंजाइम की जरूरत है जिसका नाम है हेलिकेस। यहाँ पे ऐसा कोई सियापा नहीं है, पॉलीमरेज ही बोल रहा है मैं सब कर लूंगा, बस मेरे को अटैच होने की जगह बता दो, मैं अनवाइंड भी कर लूंगा, उसके बाद इनिशिएशन एक बार हो गया कि एलोंगेशन भी कर लूंगा और साथ में ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड एलोंगेट भी हो जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। डिफरेंस अब देखो, अभी तक तुम्हारे बुक में या फिर अभी तक तुम्हारे क्वेश्चंस में, पुराने टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि जहां डिफरेंस बताना पड़ेगा रेप्लिकेशन का एंड ट्रांसक्रिप्शन का। जनरली ट्रांसक्रिप्शन का ही डिफरेंस पूछ रहे थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, पर यहां मैं क्या बोल रही हूं, डिफरेंस पूछ रहा है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में। तो याद रखना, पहले में तो पॉलीमरेज का डिफरेंस बता देना। रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को पढ़ रहा है, डीएनए बना रहा है। वहीं ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए को पढ़ रहा है, आरएनए बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, दूसरा यहां पे वापस एक ही पॉलीमरेज चाहिए, यहां पे भी एक पॉलीमरेज चाहिए, यूकैरियोट में 3 पॉलीमरेज चाहिए। यहां पे अनवाइंड करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए जिसका नाम हेलिकेस है। यहां पे ऐसा कोई सियापा नहीं, अकेला पॉलीमरेज ही सब कर लेगा। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। तो वापस आ जाओ, अगर ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में सबसे पहले तुम मेंशन करोगे प्रमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेशन साइट, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, फिर बताओगे कि एक ही क्या है, सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जो कहां जुड़ेगा, इनिशिएशन साइट पे जुड़ेगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोलोगे कि कौन से फैक्टर के साथ जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर के साथ, और इनिशिएशन स्टार्ट करेगा। जब स्टार्ट करेगा तो वो इलोंगेट भी करेगा और पॉलीमरेज हेलिक्स को भी ओपन करेगा। ठीक, और फिर इलोंगेशन कंटिन्यू होगा। अगला, वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेशन रीजन, एकदम कोने में आ गया तो जल्दी बताओ क्या होगा, रो फैक्टर आएगा जिसकी वजह से एमआरएनए जो इतना बना है नया 5' to 3' वो अलग हो जाएगा, पॉलीमरेज भी अलग हो जाएगा और जो अनवाइंड हुआ है वापस वाइंड हो जाएगा। देख लो, Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA fall, nascent RNA मतलब जो अभी नया नया RNA बना है, mRNA जिसमें तीनों RNA, इसलिए nascent बोला है। ठीक है, so also the RNA polymerase, this result in termination। हुआ क्या क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, हिस्ट्री है, हर ऑल्टरनेट ईयर आता ही है, तो ये पक्के वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ये जनरली तुम लोग क्वेश्चन मार्क करोगे, सोचोगे ये तो पढ़ाया ही नहीं है, पढ़ाया हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, स्कूल लेवल पे तुमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया नहीं, पर यकीन मानो जैसे ग्रेजुएशन लेवल में जाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग प्रैक्टिकली करोगे। एक्चुअली सारी स्ट्रेन्स उगाओगे और देखोगे कि क्या सच में जो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, सच में तुम भी कर पाए। एग्जैक्टली ग्रिफिथ वाला नहीं करोगे, पर हाँ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर करोगे। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स नहीं, अलग अलग माइक्रोब्स का यूज करके। ठीक, चलो देख लेते हैं। तो वो पूछ रहा है बताओ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अब अगर इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया तुम क्वेश्चन मार्क में पड़ जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन कहां पढ़ा था किसके अंडर, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो पूरा जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है। तो इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ग्रिफिथ एंड विच फिनोमेना या विच मैकेनिज्म इट शोज। तो बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे। तो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड याद रखो कि ग्रिफिथ ने क्या दिखाया था कि कुछ तो है, याद करो मैंने ऐसे बताया था कि कुछ तो है जो इस जगह से उस जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। या मोर प्रिसाइजली कुछ तो है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आर स्ट्रेन भी अब किसकी तरह बिहेव करने लगी, एस स्ट्रेन की तरह, और चूहा क्या हो गया, मर गया। याद आया? तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। तो आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का आगे का पोर्शन। डिस्क्राइब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट टू शो ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखो इतना कोई नहीं देने वाला, ये लाइन जो तुम्हें हेल्प की है ना ये नहीं मिलेगी, यकीन मानो। और सीधे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट
डज द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट प्रूव, ऐसा बोल देंगे। तुम क्वेश्चन में पढ़ जाओगे ट्रांसफॉर्मेशन कहां पढ़ा था कहां पे, ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। कहां से शुरू करोगे? शुरुआत से शुरू करोगे। क्या बोलोगे? ग्रिफिथ ने क्या स्टडी किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्टडी की है, ठीक है। और उन्होंने क्या उसको कल्चर किया तो उनको क्या मिला? 2 कॉलोनी मिली। एक थी स्मूथ कॉलोनी, मतलब एकदम शाइनी शाइनी म्यूकस फॉर्मिंग म्यूसिलेजस फॉर्मिंग कॉलोनी थी, तो उन्होंने बोला इसको एस स्ट्रेन बोल दिया। दूसरी कॉलोनी उगाई तो ऐसे रफ थी, बाउंड्री ऐसे टूटी फूटी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला सिंस इसका बाहर का बाउंड्री रफ है, खुरदुड़ा है, तो चलो इसको बोल देते हैं रफ कॉलोनी या आर स्ट्रेन। अब उन्होंने और ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया जाता है, मतलब इनोकुलम लेके इंजेक्शन के थ्रू मिक्स करके माइस में डाला जाता है, तो चूहा क्या हो जाता है? मर जाता है। फिर उन्होंने ये देखा जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं तो चूहा जिंदा रह जाता है ना। मतलब उन्होंने ये इससे इतने से इतना कंक्लूड किया कि कुछ तो है भैया एस में, एस वाली स्ट्रेन में, जिसके कारण क्या हो रहा है? चूहा मर रहा है, ठीक। और आर में वो चीज नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? एस को क्या किया? हीट किल किया, ठीक है। मैंने बताया था हीट किल कैसे करते हैं। बस प्लैटिनम की लूप लेते हैं, उसको बर्नसन बर्नर के ऊपर या जो भी पूरा प्रॉपर चेम्बर में बैठ के उसको बर्न करते हैं, मतलब वो इंश्योर करते हैं कि जो हमारी कॉलोनी बैक्टीरिया वो मर जाए, ठीक। उसके बाद वापस वही सारी प्रोसेस करके माइस में इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। पर वापस जब हीट किल वाला एस्ट्रेन लिया और फिर क्या किया? उसको आर वाले लाइव के साथ मिक्स किया, तो उन्होंने ये देखा कि जो यहाँ पे जो एस के अंदर वो कैटेगरी थी जिसके कारण चूहा मर रहा था, भले एस हीट किल है पर कोई तो चीज है जो आर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और अब जब इसे इंजेक्ट किया गया तो चूहा क्या हो गया? मर गया। मतलब वो कुछ तो था बाबा जो एस से ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया आर में, और अब आर को भी जब बाद में कल्चर किया गया तो वो किसकी तरह दिखने लगा? एस की तरह। मतलब कुछ तो है जो यहां से वहां गया था। कुछ याद है? यही पूरा लिखना है। तो चलो देख लेते हैं आंसर। अब इतना बड़ा है, तुम चाहो अब बोलोगे मैम इतने ही बड़े आंसर कैसे लिखे? लिख सकते हो। अब देखो उसका शॉर्टकट मैंने बताया। क्या करोगे? वही वाला फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट नहीं, जो एक इक्वेशन फॉर्म दी है ना तुम्हारे एनसीईआरटी में, पूरा का पूरा चाहो तो वही लिख के आ सकते हो, पर थोड़ा सा तो ऊपर नीचे का बताना पड़ेगा कि क्या लिया, क्या स्टडी किया। यही जो मैंने इतनी पूरी भाषा बताई तुमको लिख के, बोल के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। चेंज ही तो हुआ, एस का वो कुछ तो चला गया किस में? आर में, और रिजल्ट ये हुआ कि आर किसकी तरह बिहेव करने लगा? एस की तरह। मतलब कुछ तो चेंज हुआ है ना। क्या? जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप चेंज हुआ है, जिसके कारण फिनोटाइप चेंज होने लगा, ठीक। और आर एस की तरह बिहेव करने लगा। आगे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. He observed 2 strain of this bacteria, one forming smooth shiny colony, याद करो, जिसको एस टाइप बोला, and other forming rough colony without capsule, आर टाइप, ठीक। अब तुम चाहो तो ये जो 4 पॉइंट्स है सर ना लिख के वो एरो के फॉर्म में दे सकते हो, एकदम करेक्ट है, फुल मार्क्स मिलेंगे, पर सही एरो बना के आना, नहीं तो बोलोगे हमने तो एरो बना के आया मैम, मार्क्स ही नहीं मिले। तुमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लिखा होगा, ठीक है। तो क्या करोगे? देखो, जब एस को when live S-type cell are infected into mice, they produce pneumonia and mice die. उसके बाद when live R-type cells are infected into mice, disease were not produced, did not appear, मतलब चूहा जिंदा रह गया। वहीं when heat kill S-type cells were infected into mice, the disease did not appear, मतलब चूहा जिंदा रह गया। ये मेंशन करना पड़ेगा कि mice live, ठीक है। और आखिरी में when heat kill S-type cells were mixed with R-type infected cell, the mice died, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? He concluded that R strain bacteria has somehow been transformed by the heat kill S strain bacteria, which must be due to transfer of genetic material. हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस सीक्वेंस ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATGTCTATT, ठीक है। गिव द बेस सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इजी था, इसी का उल्टा लिखना है। डीएनए का ही पूछा है तो जहां ए होगा वहां टी होगा, जहां टी होगा वहां ए होगा, जी होगा सी होगा, टी की जगह ए होगा, सी की जगह जी होगा, टी की जगह वापस ए होगा, TAT, ठीक। If an RNA strand is transcribed from this strand, what would be the base sequence of RNA? अब बस
क्या करना है, टी की जगह क्या, जहां मतलब जहां ओरिजिनल अब टी आना चाहिए वहां क्या लिखोगे, यू लिखोगे। अगला, व्हाट होल्ड दीज बेस पेयर टुगेदर, बेसिकली बॉन्ड पूछ रहे हैं कि बताओ बेस पेयर को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है। भैया दो बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वही तो पूछा है। चलो देख लेते हैं। तो पहला वाला आंसर तो हमने देख लिया था, लिख ही लिया था, साथ में बस उसी का क्या करना है, रिवर्स करना है। अब देखो, अब बोलोगे किसका रिवर्स करना है, ऊपर वाले आंसर का नहीं रिवर्स करना, याद रखो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। किसका रिवर्स करना है, उन्होंने इस वाले का रिवर्स करना है ना, मतलब ये वाला जो है वो पूछे कि बताओ इसका अगर उन्होंने क्या किया, आरएनए स्ट्रैंड बनाई, तो ए की जगह क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, पर अब आरएनए बनाना है तो तुम क्या लिखोगे, यू। अब टी की जगह तो ए आएगा, जी की जगह सी आएगा, टी की जगह वापस क्या आएगा, ए आएगा, सी की जगह जी आएगा, टी की जगह वापस ए आएगा, ए की जगह टी आना चाहिए पर है आरएनए तो यू आएगा, फिर ए आएगा और यू आएगा। तो वही दिया हुआ है तुम्हारे आंसर में, देख लेते हैं आंसर ये रहा, ठीक। और उसके बाद कौन सा बॉन्ड जोड़ के रखता है इन सबको, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग, एटी के बीच में डबल बॉन्ड, जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। चलो देख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होल्ड दीज बेस पेयर टुगेदर, एडेनिन एंड थायमिन आर बाउंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोल दो, एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन आर बॉन्डेड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। हुआ क्लियर, इजी था। चलो, तो इसमें क्या कैच है कि इस वाले का, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो बेसिकली इससे पूछ रहे हैं ना, इसके ऊपर वाले को मत सॉल्व कर देना, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2 क्लेमेंट्स फादर, मतलब 2 फादर है जो क्लेम कर रहे हैं, पक्का क्लेम कर रहे होंगे कि ये मेरी बेटी है या मेरा बेटा है। कैसे पता लगाओगे, जल्दी बताओ। सीआईडी में क्या बोलता है, दया डीएनए टेस्ट के लिए भेजो, तो वही डीएनए टेस्ट ही करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसने डेवलप की थी, एलेक्स जेफरे ने। चलो बहुत सारा आता है, आगे पढ़ लेते हैं। 2 claimants father filed a case against a lady claiming to be the father of her only daughter, मतलब एक बच्ची है और उसकी मम्मी के ऊपर केस किया है कि इस बच्चे के पापा, 2 लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम इसके पापा हैं। कैसे प्रूफ होगा, अभी तो बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। देखो, हाउ कुड दिस केस बी सेटल्ड, आइडेंटिफाइंग द रियल बायोलॉजिकल फादर। सीधा सा लॉजिक, पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक्सप्लेन करो, वापस टेक्निक को नहीं एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ गड़बड़ करोगे, पूरी की पूरी टेक्निक एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे। सिर्फ बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, और तुम क्या देखोगे, याद आया, वीएनटीआर प्रोब्स, सैटेलाइट डीएनए, वो देखोगे और मैच करोगे तो पता चल जाएगा कि असली पापा कौन है। चलो देख लेते हैं आंसर। तो this case to identify the real biological father could be settled by DNA fingerprinting technique. In this technique, first of all, DNA of the 2 claimants has to be tested and isolated. Isolate तो करना है, बाकी सेल नहीं चाहिए, सिर्फ डीएनए चाहिए। डीएनए में भी कौन सा डीएनए चाहिए, यूक्रोमैटिन वाला नहीं, हेट्रोक्रोमैटिन वाला। रेपिटेटिव में से भी सैटेलाइट डीएनए चाहिए, जो इसकी लाइट डेंसिटी रहती है। आगे, isolated DNA is then digested with suitable restriction enzyme and digested is subjected to electrophoresis. electrophoresis से हमें हल्का वाला बैंड या लाइट वाला डीएनए मिल जाएगा। आगे, the fragment of double-stranded DNA are denatured to produce single-stranded DNA by alkali medium. The electrophorized DNA is then transferred from get into a nitrocellulose filter membrane where it is fixed. अब वो नाइट्रोसेल्यूलोज पे हमने हल्का वाला बैंड ट्रांसफर कर दिया, जो सैटेलाइट का लाइट वेट वाला है ना, वो कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें वीएनटीआर प्रोबिंग करेंगे, याद रखना है। तो देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। अ नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड प्रोब डीएनए। वही प्रोब, कौन सी, वीएनटीआर प्रोब, ज्यादा करेक्ट है बोलना, वीएनटीआर प्रोबिंग। तो वीएनटीआर का फुल फॉर्म वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, जो क्या है, रिपीटेटिव रहते हैं। हर इंसान इसी वजह से अलग अलग है और हर इंसान का ये यूनिक होता है। अब मेरा डीएनए, मेरे सेल का किसी भी कोई भी सेल का वीएनटीआर सब सेम रहेगा क्योंकि मेरा जेनेटिक मटेरियल सेम है। सिमिलरली मैंने बताया था, मेरे वीएनटीआर मिक्स रहेंगे, किसके, मेरी मम्मी से और मेरे पापा से, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे वीएनटीआर प्रोब मैच करेंगे, किससे, तुम्हारी मम्मी से और तुम्हारे पापा से। इससे पता चल जाएगा कि तुम मम्मी पापा के ही बच्चे हो, ठीक। आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉन सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड प्रोब, वापस कौन सा प्रोब, वीएनटीआर प्रोबिंग। डीएनए इज लेबल्ड विद रेडियोएक्टिव आइसोटोप P32 एंड देन प्रोब इज एडेड टू नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। अब क्या करना है, ऑटो रेडियोग्राफी में डालना है, मैच करना है दोनों का, मतलब डॉटर का भी और साथ में जो 2 क्लेम कर रहे हैं उनका भी। द नाइट्रोसेल्युलोज पेपर इज फोटोग्राफ ऑन एक्स-रे फिल्म थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी। द फिल्म इज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड न्यूक्लिक एसिड। हुआ क्लियर। अब हाइब्रिड क्यों बोला, अभी इतने देर से मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हारे अंदर के इसके प्रोब रहेंगे, मम्मी के भी रहेंगे, पापा के रहेंगे, इसलिए वो हाइब्रिड मैच करेंगे, ठीक। देखो, देन द डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ द 2 claimant is compared with the DNA fingerprint of the lady and her daughter
whosoever matches with each other would be declared as biological father or her daughter. सेम टेक्निक यूज करते हैं क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। जहां कोई क्राइम हुआ होगा वहां से सस्पेक्ट मतलब जिसने किया है, मर्डर वर्डर किया है, तो उसका ब्लड सैंपल गिरा होगा या हेयर फॉलिकल गिरा होगा, है फॉलिकल मतलब पूरे फॉलिकल नहीं, उसकी जो रूट है उसमें से डीएनए निकलेगा, वहां सेल्स होते हैं ना, तो वहां से सेल्स ले लिए, या स्किन होगा तो स्किन कहीं हाथापाई होगी तो स्किन होगा, या सीमेन होगा, इन सब में से क्या निकलेगा, डीएनए निकलेगा बस। और जिसपे शक है उनका डीएनए, उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर दोनों को कंपेयर किया जाएगा, पता चल जाएगा कि सस्पेक्ट कौन है और एक्चुअल में कौन गिल्टी है कौन नॉन गिल्टी है, मतलब एक्चुअल में किसने क्राइम किया है किसने क्राइम नहीं किया। हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे तुम्हारा जेन्युइन डाउट आएगा कि मैम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, बनाना है क्या? नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तुम चाहो तो सिंपल तरीके से बना लो, पर वापस उस डायग्राम में इतना कुछ एक्सप्लेनेशन, मतलब कोई पार्ट्स लेबल नहीं हो रहे, वो तो तुम्हारे स्टेप्स में ही हो रहा है, ठीक है? तो इसमें ज्यादा फोकस किस पे करोगे? स्टेप्स पे। चाहो तो बना सकते हो, आप बनाओगे क्या? सिर्फ ऐसे ही दिखाओगे ये नाइट्रोसेलुलोज मेंबर है, ये तुम्हारा सैंपल हुआ, ऐसे ऐसे बस ऐसे से लेबलिंग से करोगे, यहाँ पे ए और बी के साथ मैच कर गए, ठीक है? तो यहाँ पे पर्टिकुलर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वापस ज्यादा फोकस करो इनके स्टेप्स पे, ठीक है? हाँ, जो अभी एक और चीज है बता देती हूँ, जो डायग्राम ज्यादा टफ होता है ना, वो जनरली सीबीएसई क्या करता है कि लेबल किया हुआ या उसकी लेबलिंग गायब करके दे देता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक? अब इस केस में क्या होगा, इस केस में तो भैया वो तुमको डायग्राम यहाँ नहीं बनाना है, याद रखना है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म, तो घबराना नहीं है। हाँ, अगर तुम बना सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो बना लो, पर जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में मार्किंग स्कीम में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम मेंशन नहीं रहेगा, और अगर लेबल कर भी रहे हो तो सारी चीजें इन डिटेल वहां पे भी वापस क्या करनी पड़ेगी, लेबल। सिर्फ डब्बा बना के डैश डैश बना के काम नहीं चलेगा, लेबल करना पड़ेगा, ठीक? मतलब ये बताना पड़ेगा कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, नीचे का बेस, फिर ऑटो रेडियोग्राफी की गई, वहीं पे लिखना पड़ेगा, फिर वीएनटीआर प्रोबिंग की गई, और फिर तुम बताओगे कि ए और बी में से जो दो लोग हैं, जो दो फादर है, उसमें से सी का मैच कर रहे हैं, तो फिर कुछ काम बनेगा और फिर मार्क्स मिलने की थोड़ी उम्मीद बनती है, ठीक है? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ डीएनए इन अ यूकैरियोटिक सेल इज 2.2 मीटर। हाँ, अगर एक याद करो, हमने पढ़ा था कि एक सेल की लंबाई, एक सेल के अंदर जो डीएनए उसकी लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर, इतना बड़ा मतलब। चलो, How can such a huge DNA be packed in a nucleus of micrometer in diameter? मतलब 2 मीटर 2.2 मीटर का डीएनए है, पर उसको कहाँ पैक करके रखा है? सेल के अंदर, जो आंखों से दिखता भी नहीं है, मतलब जो तुम देख रहे हो बेसिकली टिश्यू देख रहे हो, ये तो ऑर्गन है ना, स्किन क्या है? एक ऑर्गन, चलो बोल भी दो कि चलो टिश्यूज का बना है, पर तुम्हें सेल नहीं दिख रहा है। सेल देखना है तो माइक्रोस्कोप लगेगा। अब सोचो 2.2 मीटर का डीएनए, उसको फोल्ड करके उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रखा हुआ है, तो ये कैसे पॉसिबल है? सीधा सीधा मतलब पैकेजिंग बतानी कि क्रोमैटिन फाइबर या बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कैसे बना है, ठीक? चलो देखते हैं इसका आंसर। In eukaryotes, the DNA is wrapped around positively charged histone octamer। अगर याद करो, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर मतलब बीड यहाँ पे क्या हुआ है? तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन। क्यों हिस्टोन प्रोटीन? क्योंकि तुम्हारा डीएनए कैसा था? नेगेटिवली चार्ज। क्यों था नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि वो किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? फॉस्फेट ग्रुप से बना है, और फॉस्फेट ग्रुप पे कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर कोई चीज पैक करनी है नेगेटिव को, तो किसके साथ पैक करोगे? पॉजिटिव के साथ। तो हिस्टोन क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव प्रोटीन है, या प्रोटीन जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। किसके कारण? क्योंकि उसमें अमाइनो एसिड है, कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन के, ठीक? उसके बाद अब जब, और किससे बना है? 8 सब यूनिट से मिलके बना है, ठीक है? अब जब वो रैप होगा तो कितने बेस पेयर आ जाते हैं एक रैप में? 200। उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और जब इसी को अगर तुम दूर से देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो कैसा दिखेगा? बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो ये 2.2 मीटर आ गया तुम्हारे सेल के अंदर, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक? चलो देख लेते हैं तो क्या लिखा है? इन यूकैरियोट द डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमेर इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। द न्यूक्लियोसोम आर द रिपीटिंग यूनिट्स that forms chromatin fiber। इजी था। चलो आगे। These chromatin fiber condense a metaphase stage of cell divide to form chromosome। अब याद रखना, नॉर्मल में तुम्हें जो डीएनए वो किस फॉर्म में दिखेगा? क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में दिखा हुआ मिलेगा, बट ये और कंडेंस हो जाएगा और पैक हो जाएगा। कब? जब सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। सीधा सा लॉजिक है। अगर हमारे घर पे सपोज करो मैंने
कोई जंपसूट मंगा लिया या साड़ी मंगा ली, तो साड़ी होती है कितनी बड़ी, जल्दी बताओ, 5 मीटर की, ठीक है। पर जब अमेज़न से मंगा रही हूँ तो वो फोल्ड करके बबल रैप करके इतने से डब्बे में आ सकती है कि नहीं। तो सेम लॉजिक है कि भले डीएनए इतना लंबा है पर अब उसको क्या करना है, अगले सेल में भेजना है। तो वो, और अभी तो सिर्फ नॉर्मल पैक था, न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में था, अब वो क्या हो जाएगा, और पैक हो जाएगा पैकेजिंग मटेरियल के साथ, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन भी रहेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी रहेंगे, और वो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक, आगे देखो, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हाई लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। थस इन न्यूक्लियस सर्टेन रीजन ऑफ द क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड, इसको क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन, और टाइटली पैक्ड हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन कैसे रहता है, डार्क स्टेन लेता है। यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है और साथ में लाइट स्टेन लेता है, ठीक है। एंड दे स्टेन लाइटर देन द अदर रीजन, दे आर कॉल्ड यूक्रोमैटिन, द अदर रीजन आर लाइटली पैक्ड एंड द स्टेन डार्कर एंड आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन। हुआ क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे था। अब बोलोगे कि मैम इसमें क्या है, हम ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हैं, बिल्कुल बना के आ सकते हो, इसलिए मैंने दिया हुआ है। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, A tRNA is charged with amino acid methionine। लो वापस उसी टाइप का क्वेश्चन, पर थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार चेंज है। At what site the ribosome will the tRNA bind? वो पूछ रहे बताओ कौन सी साइट पे tRNA बाइंड करेगा। दूसरा, give the anticodon of the tRNA। याद रखना है मीथियोनिन कोड कैसे होता है, AUG से। AUG कहाँ रहेगा, तुम्हारे mRNA पे, तो उसका उल्टा कहां रहेगा, एंटीकोडॉन पे। ठीक, व्हाट इज एमआरएनए कोडॉन फॉर मीथियोनिन, ये लो ये आंसर है, इसका ऑपोजिट तुम्हारा इसका आंसर होगा। और आखिरी वाला तो सेम क्वेश्चन है कि बताओ एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो चलो देख लेते हैं कौन सी साइट पे बाइंड होता है तुम्हारे एमआरएनए पे। याद रखो राइबोसोम के, अभी समझ जाओ कि पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो पूछ रहे कौन सी साइट इन द राइबोसोम। याद रखो राइबोसोम मतलब आरआरएनए, जो स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट के जल्दी बताओ कौन सी साइट से टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए आता है, ए साइड से एंटर करता है, फिट कौन सी जगह होता है, पी साइड पे, निकलता कौन सी जगह पे है, ई साइड पे। तो वही पूछ रहे हैं कि एमआरएनए वाले कौन सी साइड पे वो आके एमआरएनए से, सॉरी राइबोसोम की कौन सी साइड पे टीआरएनए आके एमआरएनए से अटैच होगा, तो पी साइड पे अटैच होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को उन्होंने बस थोड़ा टेढ़ा करके पूछा है। अब तुमने वो पढ़ा होगा, मैम हमने तो आरआरएनए की लार्जर यूनिट पढ़ रखा है। अरे तो वही तो है आरआरएनए, जो स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट इनएक्टिव फॉर्म में, उसको हम राइबोसोम या आरआरएनए को इनएक्टिव फॉर्म में 2 सब यूनिट में रहता है, लार्जर में तो एक ही राइबोसोम के नाम से रहता है। ठीक, चलो तो देख, और अगर याद होगा तुमने 11th में पढ़ा था राइबोसोम, जो सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे थे चैप्टर 8 सेल, तो उसमें लिखा था राइबोसोम किससे मिलके बना है, आरआरएनए से मिलके बना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो वापस कौन सी साइड पे अटैच होगा, पी साइड से। अगर यही क्वेश्चन लिखा रहता कौन सी साइड से टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए एंटर करता, तो ए साइड से, और कौन सी साइड से एम्प्टी टीआरएनए निकलता, तो ई साइड से। ठीक, उसके बाद तुम्हारा AUG किस में मिलेगा, एमआरएनए पे, जो क्या है कोडॉन, एंटीकोडॉन उसका उल्टा। तो एक ही जगह क्या लगना चाहिए, टी लगना चाहिए, पर ये है क्या, एक आरएनए, तो क्या लगाओगे यू, ए, अब यू की जगह ए और जी की जगह तो सी लगेगा। ठीक, और कौन सा, वापस ये एंजाइम पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है, जितने चांद सितारे तारे जितने बनाने सब बना लो। तो क्या है ये, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। हुआ क्या क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो बेसिकली ये डायग्राम बना के भी तुम पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, पर सारी चीजें इसमें आएंगी नहीं, इसलिए तुमको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। मतलब अब देखो इसी क्वेश्चन को वो कैसे पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब हाउ लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर फॉर्म। सेम क्वेश्चन है, कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस को पूछने का अलग तरीका है। ठीक है, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि हाउ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर, मतलब कहानी वही है, एक्सप्लेन एक ही चीज करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मशीनरी और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से। अच्छा, एकदम डायरेक्ट जंप करने से पहले अपन वैसे एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड तब बनती है जब डीएनए रेप्लिकेट होता है। जल्दी बताओ रेप्लिकेट कब होता है, एस फेज में। एस मतलब कौन सा, सिंथेसिस फेज में। किसके, सेल साइकिल के। सेल साइकिल के भी किसके फेज में, आई फेज में। भूल गए हो तो 11th की बुक उठाओ, चैप्टर नंबर 10 थोड़ा उठा के देखो, याद आ जाएगा, स्टार्टिंग में मेंशन है। ठीक, उसके बाद सिंथेसिस में हो रहा है, मतलब आरएनए डीएनए खुद को डबल कर रहा है, जिसमें एक स्ट्रैंड पुरानी चलेगी जिसको हम पेरेंट डीएनए बोलते हैं, और एक स्ट्रैंड क्या होगी, नई आ जाएगी जिसको डॉटर डीएनए बोलोगे। ठीक,
अब उसके बाद स्टार्ट कहां से होगा? सबसे पहले कौन आएगा पिक्चर में? ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हेलिक्स में है उसको ओपन करना पड़ेगा। कौन सा एंजाइम आएगा? हेलिकेस। ओपन हो गया। अब बताओ कौन आके जुड़ेगा? जल्दी बताओ। एक तो प्राइमर वाली भी साइट होती है, मैंने बताया था ये ज्यादा डिस्कस प्राइमर वाली साइट पे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में किया है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं फिर भी मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है। चलो उसके बाद कौन आता है? पॉलीमरेज आएगा। और पॉलीमरेज कौन सा पॉलीमरेज? डीएनए को पढ़ रहा है, डीएनए बना रहा है, तो क्या नाम होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जल्दी बताओ कोई भी पॉलीमरेज हो उसकी खासियत क्या रहती है? एक ही डायरेक्शन में वो बना सकता है। कौन से? 5' to 3' इसीलिए अगर 5' to 3' बनाना है तो उसका उल्टा पढ़ना पड़ेगा। पर यहां पे दुविधा क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों स्ट्रैंड के नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है। तो एक तो स्ट्रैंड सिंस वो 5' to 3' बना सकता है, तो एक तो उसकी उल्टी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, हाँ बिल्कुल है, 3' to 5', तो वहां वो जुड़ेगा और क्या करने लगेगा? नई स्ट्रैंड को बनाने लगेगा, सिंथेसाइज करने लगेगा, इसलिए उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। पर प्रॉब्लम कहाँ आई? दूसरे वाली स्ट्रैंड पे, क्योंकि उसकी भी पोलैरिटी क्या है? 5' to 3' और वो खुद भी क्या बनाता है? 5' to 3'। तो देखो जरा ध्यान से, इस डायरेक्शन में ना बना के वो कहां से बनाएगा? इस डायरेक्शन में बनाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन वापस क्या हो गई? 5' to 3'। पर उस केस में ये वाला तो अनवाइंड हो जाएगा, तो साथ साथ में बनता चलेगा। पर इसमें क्या होगा? ये जब अनवाइंड होगा तो एक बड़ा सा पोर्शन अनवाइंड होगा, फिर जाके यहाँ पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा, ये यहाँ पॉलीमरेज शुरू करेगा। याद होगा तो मैंने बताया था। सपोज करो यहाँ बना के दिखा रही हूँ, जो लोग भूल चुके हैं कि पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में बनाता है नई स्ट्रैंड। कौन सी? 5' to 3'। तो अगर ये बनाना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? 3' to 5'। बट डीएनए में 2 स्ट्रैंड होती है, दोनों एंटी पैरेलल रहती, तो इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ये जैसे यहां से खुलेगा ये डिकोड करना शुरू करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, नई नई स्ट्रैंड बनाती चलेगी। सिंस नई एक ही गो में ये पूरी स्ट्रैंड बन जाएगी, इसलिए कंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलेगी, इसलिए ये प्रोसेस भी फास्ट रहेगी, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? दूसरे वाले स्ट्रैंड में, क्योंकि उसकी पोलैरिटी क्या है? 3' to 5'। अब जो तुम्हारा पॉलीमरेज है इस जगह नहीं जुड़ सकता, क्यों? अगर इस जगह जुड़ेगा तो वो कौन से डायरेक्शन में कोड करना पड़ेगा? 3' to 5'। पर क्या पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में नई स्ट्रैंड बनाता है? नहीं। वो कौन से डायरेक्शन में बना सकता है? सिर्फ इसी डायरेक्शन में, 5' to 3'। तो ये वाला तो क्या हो गया? प्लान फ्लॉप हो गया। इसी के लिए पॉलीमरेज ने क्या बोला, क्योंकि नया डीएनए मैं कौन सी जगह बनाऊंगा? अब मैं इसी डायरेक्शन में बना सकता हूँ, 5' to 3'। तो क्या करना पड़ता है उस पॉलीमरेज को? जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को बनाएगा उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये वाली स्ट्रैंड कैसी रहेगी? लैग करेगी, थोड़ी पीछे चलेगी। ठीक है, तो हुआ क्या? जब डीएनए अनवाइंड हुआ तो यहां से यहां तक अनवाइंड हुआ, फिर पॉलीमरेज यहां नहीं जुड़ेगा, इस जगह जुड़ेगा। यहां जुड़ा पॉलीमरेज और वो कौन से डायरेक्शन में मूव करने लगा? इस तरफ। उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड बन गई। जब तक वो खत्म करके यहां आया, अब यहां से यहां तक सपोज करो डीएनए ओपन हो चुका है, फिर ये पॉलीमरेज क्या करेगा? पूरा ट्रैवल करके यहां जाएगा। याद करो मैंने बताया था, फिर इस जगह अटैच होगा, फिर इस डायरेक्शन में मूव करके डिकोड करने लगेगा। ये आ गई दूसरा फ्रेगमेंट आ गया, 5' to 3'। तब तक ये ओपन हो गया, वापस पॉलीमरेज ट्रैवल करके इस जगह बैठेगा, ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में डिकोड करेगा वापस कौन से? 5' to 3'। तो रिजल्ट ये होगा कि एक स्ट्रैंड तो एक गो में बन जाएगी, दूसरी स्ट्रैंड टुकड़े में बनेगी। उन्हीं टुकड़ों को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। सिंस ये टुकड़े हैं इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस थोड़ी पीछे चलेगी एज कंपेयर टू ये वाले के, तो ये वाले कौन सी स्ट्रैंड बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। थोड़ा पीछे चल रही है ना, क्योंकि वो पॉलीमरेज का टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना तो ऑलरेडी डीएनए अनवाइंड हो चुका है हेलिकेस की मदद से, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में बना सकते, इसलिए उसको घूम के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे अटैच होगा, फिर वापस डिकोड करेगा, तब तक आधा वापस खुल गया, वापस घूम के जाओ, यहाँ फिटो, फिर डिकोड करो। हुआ क्लियर? तो यही तो पूछा है उन्होंने कि बताओ डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कैसे है। तो क्या करोगे? अपना रेप्लिकेशन फोर्क बनाओ और डायग्राम एक्सप्लेन करके लिखना शुरू करो। तो चलो देख लेते हैं आंसर। Synthesis of new strand of DNA takes place by addition of fresh nucleotide to 3' group of the last nucleotide of the primer। देखो उन्होंने भी प्राइमर के बारे में मेंशन किया है, पर प्राइमर होता क्या है ये नहीं बताया, तो मैं बता देती हूँ। प्राइमर वो चीज होती है जो जाके, जिसमें ना सेम सीक्वेंस या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहता है डीएनए का, जो जाके उस जगह अटैच हो जाता है और वो बेसिकली
किसको बुलाते हैं? पॉलीमरेज को, कि यहाँ के जोड़ो, अपन ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री अपन ने मैच कर लिया और वहां के बैठ गए। अब यहीं से तुमको क्या करना है? स्टार्ट करना है अपना पॉलीमराइजेशन। ठीक, देखो जैसे मेकअप में सबसे पहले प्राइमर लगाते हैं, तो प्राइमर मतलब क्या? प्रोसेस शुरू होने के पहले तैयारी, करेक्ट। तो सिमिलरली यहां का प्राइमर भी वही कर रहा है, रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होने के पहले तैयारी, और तैयारी में क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा स्ट्रैंड रहता है, प्राइमर मतलब छोटा सा, जैसे यहां पे समझो बात को वापस, अगर ये तुम्हारा डीएनए है, यहाँ पे सपोज करो ATGC लिखा होगा, ठीक है, तो प्राइमर छोटे छोटे टुकड़े ही रहते हैं डीएनए के, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा TACG, जो जाके कहाँ जुड़ेगा? उस वाली जगह से जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, सिंस ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा और ये उतना अनबाइंड हो चुका है, तो ये डबल हेलिक्स बन गया, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुका है, और ये क्या रहेगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इससे जाके जुड़ेगा और किसको बुलाएगा? पॉलीमरेज भैया को। यहाँ के जोड़ो, यहां से अपन को क्या करना है? पॉलीमराइजेशन करना है। आगे के स्ट्रैंड्स, आगे के न्यूक्लियोटाइड तुम जोड़ते चलना। ठीक हुआ? क्लियर? तो प्राइमर क्या हुआ? बोलोगे शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, जो क्या रहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बराबर। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले वही प्राइमर आके जुड़ेंगे कहां पे? 3' एंड के तरफ, क्योंकि वहीं से तुम्हारा पॉलीमराइजेशन होगा। दिस सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 5' डायरेक्शन एंड एंजाइम दैट कैटलिज दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम क्या बोलोगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को पढ़ रहा है, डीएनए बना रहा है। चलो, देयरफॉर सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस। एक स्ट्रैंड क्या रहेगी? कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होती चलेगी, थोड़ा टाइम के भी आगे चलेगी, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। वहीं पे क्या गड़बड़ हो जाएगी? देखो जरा, द रेप्लिकेशन ऑफ सेकंड strand of DNA molecule is discontinuous on strand called lagging strand। क्यों लैग हो रहा है? क्योंकि वापस वही पॉलीमरेज की कहानी, पॉलीमरेज क्या कर सकता है? पॉलीमराइज कर सकता है 5' to 3'। यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है, तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है घूम के आने में, फिर वो डिकोड करेगा। चलो देखते हैं। प्राइमेज इनिशिएट प्राइमर synthesis on strand near the fork. The RNA primer thus form provide free for replication of single strand region on lagging strand. The new complementary strand is formed in small fragment of DNA called Okazaki fragment. बाद में इन्हीं fragment को कौन जोड़ता है? DNA ligase। ठीक, it is called discontinuous because it has been initiated several times and every time an Okazaki fragment is produced। मतलब एक ही strand को बनाने में छोटे 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 pieces में बन रहा है। ठीक, इसलिए वो कैसा है? discontinuous strand। इसलिए वो कैसा है? lagging strand, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, और बाद में कौन जोड़ता है? DNA ligase। हुआ क्या क्लियर? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मेंशन देयर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताते चलो। कितने आरएनए? 3 आरएनए। कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, जो क्या काम कर रहा है? जिसमें सीक्वेंस, याद रखो सीक्वेंस लिखा है अमीनो एसिड का। देखो जरा, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए व्हिच ब्रिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब ऑन इट प्रोटीन सिंथेसिस, या बोल सकते हो इट कंटेन द सीक्वेंस फॉर अमीनो एसिड। ठीक, दूसरा कौन सा होता है? ट्रांसफर आरएनए। किसकी तरह काम करता है? एडाप्टर की तरह काम करता है। क्या करता है? यहाँ एंटीकोडॉन मतलब कोड्स को पढ़ता है और उसके हिसाब से अमीनो एसिड जोड़ता है। देखो, इट हैज अ क्लॉवर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। किसमें? 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में इन्वर्टेड एल। ठीक है, which act as an adapter molecule which contain an anticodon loop at one end that read the code on the other hand, an amino acid acceptor end which bind to the specific amino acid depending on the code written on mRNA। ठीक, तीसरा राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम प्रोवाइड द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। डिफाइन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सेम चीज देखो, बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। हु प्रूव्ड इट एक्सपेरिमेंटली एंड हाउ। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? ग्रिफिथ मेंशन कर दिया था, इसमें उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, डायरेक्ट पूछ लिया कि बताओ किसने प्रूव किया। तो देखो, द ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली एक जन से दूसरे जन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जीनोटाइप चेंज हो रहा है। जीनोटाइप का रिजल्ट ये हो रहा है कि फिनोटाइप चेंज हो रहा है, जैसे हुआ था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। उसने वापस क्या लिखोगे? 2 कॉलोनीज लेती स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, एक थी स्मूथ कॉलोनी, एक थी आर कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी को इंजेक्ट करो तो चूहा मर जाता था, आर कॉलोनी को इंजेक्ट करो तो चूहा जिंदा रह जाता था। स्मूथ कॉलोनी को हीट किल करो तो चूहा जिंदा रह जाता था, पर स्मूथ कॉलोनी को हीट किल करो और आर के साथ मिक्स करो तो चूहा मर जाता था। जो बताता था कि भैया कुछ तो है, कुछ तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एस से किस में ट्रांसफर हुई? आर में। फिर जब आर को अलग से ग्रो किया तो वो किसकी तरह दिखने लगी? एस की तरह, मतलब जीनोटाइप में चेंज आया। तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस भी क्या हो गया? चेंज हो गया। वही सब लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। अगर इतना भी तुमने लिख दिया
पर उसका पहले का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मार्क्स मिल जाएंगे। हुआ क्लियर? और कंक्लूजन जरूर लिखना, कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स जबरदस्ती कट जाएंगे, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ तो है, समथिंग इज देयर। क्या समथिंग है? कि देखो जरा, फ्रॉम द रिजल्ट ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया मस्ट कन्वर्ट लिविंग R2 टाइप बैक्टीरिया टू S3 so as to restore in their capacity from capsule formation. This was called bacterial transformation. ठीक, और यहां पे तुम्हारे लॉन्ग टाइप आंसर होते हैं, खत्म। बेसिकली 3 मार्क का क्वेश्चन। तो क्या करोगे? वेबसाइट पे जाओगे, जो भी टॉपिक छूट गया है या वापस लग रहा है कि ये रिवाइज कर लेना है, तो वेबसाइट पे जाओ, www.magnetbrains.com टाइप करके, जैसे टाइप करोगे ये होम पेज आएगा। ग्रेड 12 सिलेक्ट करो, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, बायो ही नहीं कुछ भी पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अब जिनका PCMB कॉम्बिनेशन होगा वो मैथ्स पढ़ो, उसके सिलेक्ट करो, उसके बाद चैप्टर सिलेक्ट करो, टॉपिक सिलेक्ट करो और सुनते चलो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।